आत्मनिर्भर भारत की क्रांति ने भारत की इकोनॉमी को एक नई दिशा दी है। इकोनॉमी की मजबूती होती है बिजनेस से, और बिजनेस का मतलब है रिस्क, जिसकी वजह से पहले लोग बिजनेस करने के अपने सपने को अधूरा छोड़ देते थे। इसका मेन रीजन होता था जानकारी का अभाव। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ढेरों सवाल होते हैं जिनके जवाब पहले आसानी से नहीं मिल पाते थे, पर अब प्रॉपर नॉलेज के साथ एंटरप्रेन्योरशिप आपके सपने को पंख देने के लिए तैयार है। तो आपके बिजनेस की प्रॉपर प्लानिंग और उससे रिलेटेड हर तरह की ब्रेनस्टॉर्मिंग को कामयाब बनाने के लिए आपका पसंदीदा YouTube चैनल बिजनेस पाठशाला आपके लिए लेकर आ रहा है बिजनेस की पाठशाला, जहां आपको सिखाई जाएंगी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले की सभी टेक्निक्स जो आपको बिजनेस प्लान को सफल बनाए रखने में निश्चित तौर पर मदद करेगी। यह आपके लिए अवेलेबल होगा एवरी मंथ 2nd and 4th मंडे दोपहर 3 बजे से सिर्फ आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस पाठशाला पर। साथ ही अगर आपको इस सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है या आपके कुछ सवाल हैं, तो आप हमारे एक्सपर्ट से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं जूम सेशन के माध्यम से, जिसका लिंक आपके लिए चैट बॉक्स पर अवेलेबल है। मोटिवेटेड और स्किल्ड ट्रेनर, कोच और काउंसलर के तौर पर अपनी खास और अलग पहचान बना चुकी मिसेस नीतिका बासु आहूजा जी नाबार्ड, ICICI बैंक, मेंटर अकेडमी, CA इंस्टीट्यूट लखनऊ चैप्टर, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी आदि बहुत से ख्याति प्राप्त ऑर्गेनाइजेशंस में अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान कर चुकी हैं। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, फैकल्टी डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, स्टूडेंट्स वर्कशॉप आदि क्षेत्रों में एक्सपर्ट मिसेस नीतिका बासु आहूजा जी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम में सर्टिफाइड न्यूरो सेमेंटिक्स कोच भी रह चुकी हैं। ट्रेनिंग डिजाइन में सर्टिफाइड और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में PG सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुकी मिसेस नीतिका बासु आहूजा जी टीम बिल्डिंग, लीडरशिप और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में भी दक्षता रखती हैं। मिसेस नीतिका बासु आहूजा जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नीतिका बासु आहूजा है और आज का टॉपिक हम सबके लिए बहुत ही उपयोगी है और बहुत इन्फॉर्मेटिव भी है। हर एक देश जो प्रॉस्पर करता है, जो ग्रो करता है, वो डिपेंड करता है उसकी इकोनॉमी पर, यानी कि अर्थव्यवस्था पर। और अर्थव्यवस्था की जो बेसिक है वो कहीं ना कहीं हमारे एंटरप्रेन्योर्स ही बनाते हैं, यानी कि हमारे उद्यमी। तो वो क्या फैक्टर्स हैं, वो क्या बातें हैं जो लोगों को उद्यमी बनने के लिए प्रेरित करती हैं, और वो क्या एस्पेक्ट्स है जो काम करता है उनको सफल उद्यमी बनाने के लिए, आज हम इन्हीं कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ फैक्टर्स विच इफेक्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप। तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या। तो किसी भी देश की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए, विकास के लिए जो लोग एक तरीके से सहायक होते हैं वो एंटरप्रेन्योर्स ही होते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो किसी भी देश के विकास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जिन देशों ने एंटरप्रेन्योरशिप का ख्याल रखा है, जिसके बारे में सोचा है, जिन्होंने इसको बढ़ावा दिया है, आज आप देखेंगे कि वो सभी देश जो हैं वो बहुत उन्नति कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं और ग्लोब पर अपना एक स्थान बना चुके हैं। इसीलिए जो हमारी सरकार है वो भी ये चाहती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उद्यम की तरफ बढ़ें, सेल्फ रिलायंट हो, अपना काम करें, दूसरों के ऊपर आश्रित ना रहें। और इसीलिए जो है एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप सोच के देखिए, आप अपने खुद के बॉस हैं, ना कि आपको किसी के लिए काम करना है। इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। और अपने लिए काम करना, अपने व्यवसाय को बढ़ाना, जमाना, इसे ही हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। तो आइए आगे चलते हैं और उन 7 कारणों को जानते हैं जो बेसिकली आपके डिसीजन को, यानी कि आप जो ये निर्णय लेते हैं कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है या मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, तो वो कौन से 7 कारक हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं कि यस, आपको ये करना चाहिए। तो आइए एक एक करके इन कारणों को समझते हैं और ये भी समझते हैं कि हम कैसे इन्हें अपने अंदर आत्मसात कर सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंटरेस्टिंग मेरे हिसाब से कारण है अचीवमेंट, चैलेंज एंड लर्निंग। हम सभी अपने जीवन में कुछ काम करना चाहते हैं और किसी मकाम को पाना चाहते हैं।
काम ऐसा जो हमें सेटिस्फाई करे और काम ऐसा जिसको हम करने के बाद ऐसा महसूस करें कि हमने कुछ प्राप्त किया है, राइट। तो अचीवमेंट वो शब्द है जो हमें कई तरीके से मोटिवेट करता है। हम धीरे धीरे सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाते हैं और उन अचीवमेंट के द्वारा हमें एक एहसास होता है कि हम और भी आगे बढ़ सकते हैं, और भी अच्छा कर सकते हैं, और भी विकास कर सकते हैं। तो सबसे पहला ये जो कारण है अचीवमेंट, वो लोगों को बहुत प्रेरित करता है कि मुझे कुछ करना है ऐसा जिसमें मुझे खुशी मिले, मुझे संतुष्टि मिले और मुझे प्रसन्नता भी हो। ऐसे में व्यक्ति जो है वो चैलेंज एक्सेप्ट करता है और चैलेंज के साथ साथ वो सीखता है। तो आइए इन तीनों कारणों को थोड़ा सा और समझते हैं। तो चैलेंजेस जो हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक हिस्सा है। तो जो भी चैलेंज हमारी लाइफ में आते हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए वो बहुत ही मोटिवेटिंग होता है, क्योंकि वो मुश्किलों से घबराते नहीं हैं, उनका सामना करते हैं, कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग करें, यानी कि वो जो चैलेंज आया है उसको कैसे दूर करें। उसके लिए वो कई सारी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं, कई सारे तरीके यूज़ करते हैं और इसके द्वारा ही वो मोटिवेटेड रहते हैं। और थाउजेंड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जो हमारे देश में इतने हज़ारों करोड़ों एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए आज अगर आप इतिहास के पन्नों में देखें या किसी भी एंटरप्रेन्योर को देखें तो वो सभी जो हैं कंपनीज़ चैलेंजेस से ओवरकम करके, यानी कि चैलेंजेस को सॉल्व करके आज एक मुकाम हासिल कर चुकी हैं। तो चैलेंजेस जो हैं उसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको एक नए तरीके का एहसास होता है, कुछ मज़ा आता है, कुछ एनर्जी आती है, कुछ एक्साइटमेंट होता है और इसी वजह से एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो सक्सेसफुली अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाते हैं। This motivation applies to anyone with a strong need of self-expression and desire to create। यानी कि जब आप किसी भी बाधा से निकलकर उसके सॉल्यूशंस ढूंढ के अपने आप को एक लेवल पे लेके जाते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील होता है कि मैं ये कर सकती हूँ या मैं ये कर सकता हूँ। और इसकी वजह से आपका जो एक्सप्रेशन है, यानी कि आप जो सोच रहे हैं, आप जो क्रिएट करना चाहते हैं, आप जो कुछ नया बनाना चाहते हैं, उसको आप और भी दुगनी तेज़ी से, इनफैक्ट दुगने इन्वॉल्वमेंट से उसको करना पसंद करते हैं। तो अगर हम मोटिवेटेड हैं, चैलेंजेस सॉल्व कर सकते हैं, तो हम अपनी बात बिल्कुल दूसरों को कह सकते हैं और हम कुछ नया भी क्रिएट करने में लग जाते हैं। इसी प्रकार से जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर पाते हैं क्योंकि वो उसमें अपनी स्किल यूज़ करते हैं और अपने सारे चैलेंजेस को वो सॉल्व कर पाते हैं। तो नटशेल में जो चैलेंजेस हैं जब हम उनसे निकलते हैं तो वो हमारे अचीवमेंट बन जाते हैं और वो जो सॉल्यूशंस हैं वो हमारे लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा होते हैं। तो सबसे पहला रीज़न यही होता है, जितने भी लोग एंटरप्रेन्योर बनते हैं यानी उद्यमिता की तरफ बढ़ते हैं, वो किसी न किसी प्रकार से मोटिवेशन फील करते हैं अपनी सफलता से, और सफलता उनको मिलती है अपनी जो भी बाधाएं हैं उनको दूर करके और साथ ही साथ उन बाधाओं को उन्होंने जैसे दूर किया उससे लर्न करके, यानी कि सीख के। तो सोच के देखिए कि कितना ही मनोरंजक और उत्तेजना से भरपूर प्रोसेस है जिसमें आप बाधाओं से जूझते हैं, सफलता पाते हैं और सीखते हैं कुछ नया स्किल, कुछ नई बात जो आपको आगे भी आपके बिजनेस में काम आती है। जो दूसरा कारण है जो एंटरप्रेन्योर्स को प्रेरित करता है कि वो उद्यमिता की तरफ बढ़े, वो है इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हम सब अपना बॉस खुद बनना पसंद करते हैं। कितना ही मज़ेदार होता है जब हमें किसी को रिपोर्ट नहीं करना पड़ता, किसी और के लिए काम नहीं करना पड़ता। जितनी भी मेहनत हम करते हैं वो अपने लिए करते हैं, उसका जो भी प्रॉफिट आता है वो हमारे पास आता है, उसे हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ता। तो ये जो फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस है ये लोगों को बहुत प्रेरित करती है। जो भी उनका डिसीजन मेकिंग है वो उनका अपना होता है, उन्हें किसी दूसरे के डिसीजन पर काम नहीं करना पड़ता
और ना ही किसी दूसरे के अप्रूवल का इंतज़ार करना पड़ता है। तो काफ़ी सारे लोग ये जो एटीट्यूड है ऑफ इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी इसको बहुत पसंद करते हैं, और इसीलिए आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अपना बिजनेस करते हैं, उन्हें ये इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी बहुत अच्छी लगती है। तो इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी जो है वो एक प्रोफाउंड ह्यूमन डिज़ायर, यानी कि हम सभी स्वतंत्रता चाहते हैं। हर काम जो हम कर रहे हैं उसमें हमें कुछ नया तरीका सोचने की आज़ादी, उसको किसी नए तरीके से करने की आज़ादी। तो ये जो आज़ादी या इंडिपेंडेंस की भावना है, ये हर व्यक्ति को बहुत प्रभावित करती है। और जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो हमें किसी दूसरे के निर्धारित किए हुए गोल्स पर काम नहीं करना पड़ता, हमें किसी दूसरे के लक्ष्य या टारगेट पे काम नहीं करना पड़ता। एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो अपने गोल खुद सेट करते हैं, अपने पार्टनर्स खुद चुनते हैं कि मेरे साथ कौन काम कर सकता है, किसके साथ मेरी कंपैटिबिलिटी अच्छी होगी, कौन मुझे मैक्सिमम सपोर्ट कर सकता है, किसके सहयोग से मेरा काम बहुत ही अच्छा चल सकता है। और साथ ही साथ अपने फैसले के जो परिणाम हैं यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस है, उसको भी वो भली भांति झेलने के लिए तैयार होते हैं। यानी कि एक एंटरप्रेन्योर रेडी होता है हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसके बाद उस फैसले से जो भी परिणाम निकल के आए उसको झेलने के लिए, और साथ ही साथ अपने टारगेट्स पे काम करने के लिए और अपने जैसे लोगों के साथ काम करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस की बात है जो एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ही प्रभावित करती है और बहुत ही उनको इसमें मज़ा भी आता है। जैसे कि यहाँ पे फिल हॉलैंड ने भी कहा है, द नंबर वन बेनिफिट इज लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक फ्री एंटरप्राइज सोसाइटी which gave me the freedom to follow my dreams in my own business। यानी कि जो फिल हॉलैंड है उन्होंने यही बात कही है कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये कि मैं अपना बिजनेस सोसाइटी में सेटअप कर सकता हूँ, और मेरे पास ये फ्रीडम है, ये आज़ादी है कि मैं अपने सपनों को फॉलो करूँ जो मेरे बिजनेस में हो, राइट। यानी कि मैं किसी और के बिजनेस में, किसी और के सपने को नहीं फॉलो कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ये सपने मेरे हैं जो मेरे बिजनेस से जुड़े हुए हैं, और उसमें सारे डिसीजंस भी मेरे हैं। तो इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी ये बहुत लोगों को प्रभावित करती है। जहाँ आप अपने बॉस हो, जहाँ डिसीजन आपका हो, जहाँ गोल्स आपके हों, जहाँ काम करने वाले लोग भी आपके द्वारा ही चुने गए हों। तो जब इस तरीके की स्वतंत्रता हमें मिलती है तो डेफिनेटली एंटरप्रेन्योर्स इससे प्रभावित होते हैं और वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ और भी ज़्यादा उनका रुझान बढ़ता है। जो तीसरा कारण है वो है इनकम सिक्योरिटी एंड फिनेंशियल सक्सेस। इनकम सिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हम में से हर कोई काम करता है। हर वो व्यक्ति जो आज काम करने बाहर निकला है वो इसीलिए क्योंकि उसको एक इनकम सिक्योरिटी चाहिए। आइए देखते हैं ये किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप में मिलती है। कुछ लोग डिज़ायर होती है कि उनकी अपनी कंपनी हो जिसमें आने वाला पैसा उनका हो, जिससे मिलने वाला प्रॉफिट उनका हो। तो ये इनकम सिक्योरिटी की बात हुई। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि फार मोर कॉमन इज़ द एंटरप्रेन्योर हु इज़ सीकिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी। यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप में एक बहुत ही कॉमन बात है कि वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी सीख करते हैं। तो इसमें कुछ ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट होते हैं बिकॉज़ उनकी एजुकेशन लिमिटेड हो सकती है, कुछ उनका हो सकता है लैंग्वेज स्किल की कमी हो क्योंकि हर कोई अलग देश में रहता है, हर कोई अलग प्रांत में रहता है, वहाँ बोले जाने वाली भाषा अलग है। तो हो सकता है लैंग्वेज स्किल की थोड़ी कमी हो सकता है कुछ रेशियल बायसेस हो या फिर कुछ पहले की प्रॉब्लम्स रही हों जिसकी वजह से इनकम सिक्योरिटी या फिनेंशियल सक्सेस की तरफ लोग जाना चाहते हैं। और इन्हीं कारणों की वजह से बेस्ट ऑप्शन जो उनको लगता है फिनेंशियल सिक्योरिटी का वो है स्टार्टिंग अ बिजनेस। यानी कि जब हम कहीं और काम कर रहे हैं
तो एम्प्लॉयमेंट जो है हमें नहीं मिल रही है, जैसे कि मैंने कारण बताए, या तो हमारी एजुकेशन उस लेवल की नहीं है, या हमें उस तरीके से बातचीत नहीं करना आता, या कुछ इलीगल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से हमें नहीं मिल रही है, या कुछ पुराने ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से मेरा जो है अब काम लोगों को नहीं समझ में आता या मुझे नहीं प्रेफर करते। लेकिन एट द सेम टाइम हम सबको इनकम सिक्योरिटी और फिनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। तो इसी वजह से लोग जो हैं कोशिश करते हैं कि अपना खुद का व्यवसाय शुरू करें, जिसमें उनको ये सारी समस्याएं नहीं आती हैं और इससे उनको इनकम सिक्योरिटी भी मिलती है और फिनेंशियल सिक्योरिटी भी उनकी धीरे धीरे बनने लगती है। जो चौथा कारण है वो बहुत ही आम भी कहूँगी और मैं ख़ास भी कहूँगी, दैट इज़ रिकग्निशन। हम में से कौन नहीं चाहता कि हम फेमस हों, हमें लोग जानें, हमें लोग पहचानें, या हमारा सोसाइटी में एक स्टेटस हो। तो जिस भी कम्युनिटी में हम रह रहे हैं, जिस भी कल्चर में हम रह रहे हैं, वहाँ पे हर एंटरप्रेन्योर जो है वो सेलिब्रेटेड होता है या विलिफाइड होता है। यानी कि हम जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ पे जो भी उद्यमी है उसको सब लोग जानते होंगे, उसके काम को लोग पहचानते होंगे, उसकी उस सोसाइटी में एक पहचान होगी, क्योंकि व्यवसाय ही ऐसे होते हैं जो हर किसी को सर्विस दे पाते हैं, हर किसी को केटर करते हैं। एक व्यक्ति जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है उसको शायद लोग इतना नहीं पहचानेंगे जितना कि एक उद्यमी को या फिर व्यवसायी को। तो रिकग्निशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो लोगों को प्रोत्साहित करती है कि वो उद्यमी बने। और दूसरा, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो अपने लिए इतना ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि व्यवसाय के माध्यम से वो इतना धन अर्जित कर लेते हैं कि कोई भी कम्युनिटी जो है उनको ऑटोमेटिकली एज अ सिटीज़न रिकग्नाइज करती है। हमारे देश में इतने बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं जिनका नाम हम जानते हैं, उन्होंने इस मुकाम को कैसे पाया है? बिकॉज़ उन्होंने इतना धन अर्जित किया है कि आज देश उनके बिज़नेस पर प्राउड फील करता है, उनके बिज़नेस का दम भरता है, क्योंकि वो हमारे देश के एक जाने माने नागरिक हैं और उन्होंने हमारे देश को अपने व्यवसाय के माध्यम से बहुत ज़्यादा सफलता दिलाई है। बट ये भी डिपेंड करता है कि उन्होंने किस प्रकार से ये पैसा कमाया है। जितना आप सही और अच्छे तरीके से अपना व्यवसाय करेंगे और साफ तरीके से आप धन अर्जित करेंगे, उतनी ही ज़्यादा रिकग्निशन और स्टेटस आपको समाज में मिलती है। लेकिन बात जो हो रही है वो ये कि हर वो व्यक्ति जो रिकग्निशन चाहता है या स्टेटस चाहता है वो एंटरप्रेन्योरशिप के ज़रिए उसको पा सकता है, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आकर्षित होते हैं। पांचवा कारण, फैमिली। हम सभी के फैमिलीज़ में लोग रहते हैं और जो भी व्यक्ति जिसने शुरुआत की होती है एक व्यवसाय की, नॉर्मली ऐसा ही होता है कि सभी लोग उस फैमिली का बिजनेस बन जाते हैं, उसको मेंटेन करते हैं फिनेंशियली एंड सोशली, क्योंकि वो व्यवसाय जो है वो अब स्टैब्लिश हो चुका है, वो व्यवसाय अब धन कमा के दे रहा है और आने वाली जनरेशन जो है उस व्यवसाय को संभालने में जुट जाती हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक स्टैब्लिश्ड व्यवसाय है। तो इसीलिए घर की, अपनी फैमिली की वेलबींग के लिए जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो हमारा यंग जनरेशन है वो कुछ नया तरीका ढूंढता है और इस फैमिली बिजनेस को और भी बढ़ाता है, लेकिन कोशिश यही करता है कि वो उसी व्यवसाय से जुड़ा रहे जो परंपरागत तरीके से उसकी फैमिली करती आ रही है। तो फैमिली एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर होता है लोगों का अपने व्यवसाय के साथ जुड़े रहने के लिए। छठा जो कारण होता है, डिससैटिस्फैक्शन विद द करंट वर्क अरेंजमेंट। यानी कि कई बारी हम किसी न किसी संस्था में कार्यरत होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, और वहाँ पे जिस तरीके का आपको व्यवहार मिलता है, हो सकता है आपके बॉस आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार ना करते, उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा ना हो सकता है आपकी सैलरी इतनी अच्छी ना हो,
बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको सैलरी उस लेवल की नहीं मिल रही है जो कि आपको मिलनी चाहिए। किसी प्रकार का जॉब डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है आप बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ ऐसे बातें हैं जिनकी वजह से जॉब डिस्क्रिमिनेशन होता हो, यानी कि आपको प्रमोशन ना मिलता हो या आपको कुछ ऐसे टास्क दे दिए जाते हों जो आपके हिसाब से नहीं राइट हैं, तो जॉब डिस्क्रिमिनेशन भी एक कारण हो सकता है। फोर्स्ड रिटायरमेंट, कई जगहों पे रिटायरमेंट जो है फोर्स किया जाता है कि आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लीजिए, या कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है आपके ग्रोथ की, यानी कि आपके पोजीशन के बढ़ने की। तो जब ये सारे कारण हमारे करंट जॉब सिनेरियो में प्ले करने लगते हैं, तो ये हमें मोटिवेट करते हैं कि हम कुछ ऐसा काम करें जिसमें हमें तरक्की मिले, जो हमारा हो। इससे अच्छा कि हमको यहाँ से काम से हटा दिया जाए। तो जब इन सर्कमस्टांसेस से इंडिविजुअल गुज़र रहा होता है, तो वो डेफ़िनेटली असंतुष्ट होता है, डिससैटिस्फाइड होता है, और ऐसे में उसको लगता है कि इतनी मेहनत जो मैं किसी और की ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, वो अगर मैं अपने ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए करूँ, तो उसमें बहुत ही फ़ायदा है। तो इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकल के व्यक्ति एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ने लगता है। रिसर्च ये बताती है कि जो ले-ऑफ्स होते हैं, यानी कि जैसे लोगों को निकाला जाता है जो बहुत बड़े बिज़नेस हाउसेस में काम करते हैं, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है इन द इंक्रीज़ ऑफ बिज़नेस स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर सोसाइटी। यानी कि जिस रेट में, जिस गति से इस समय ले-ऑफ्स हो रहे हैं, उससे हर व्यक्ति जो है डरता है और एक सिक्योरिटी चाहता है। तो इस सिक्योरिटी को पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो अब स्टार्टअप्स या बिज़नेस की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो हमारा आखिरी कारण है वो है कम्युनिटी एंड सोशल मोटिवेशन। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं जो बहुत मोटिवेटेड हैं कि हमें अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना है, या फिर जो भी सामाजिक समस्याएं हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उनको हमें सॉल्व करना है। और इसी उद्देश्य से कई बारी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप भी डेवलप होती है, जिसमें उनका एफर्ट जो है वो डायरेक्टेड होता है सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जो भी डिसएडवांटेजेस उनकी कम्युनिटी को मिल रहे हैं, वो उनके एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उनकी संस्था का फोकस होता है। तो कई बारी हम जिस समाज में रह रहे होते हैं, उसमें जो भी असुविधाएं होती हैं या उसमें जो भी कमियां होती हैं, उससे जूझने के लिए भी लोग एंटरप्रेन्योर बनते हैं, जिसको हम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। और उनका मुख्य फोकस जो है वो उन्हीं डिसएडवांटेजेस को दूर करने के लिए होता है, और वो उसी क्षेत्र में काम करते हैं। तो ये तो थे हमारे प्रमुख 7 कारण जिसकी वजह से लोगों का रुझान एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ होता है। आइए देखते हैं कुछ और फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को। तो ये 7 कारण थे जिसकी वजह से हमारे समाज में लोग व्यवसाय की तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि ना सिर्फ ये 7 कारण जो हैं उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ लेके जाते हैं, बल्कि वो सभी एस्पेक्ट्स जो हम चाहते हैं कि हमें हमारे जॉब से मिले और शायद नहीं मिल पा रहे होते हैं, वो हमें एंटरप्रेन्योरशिप के सहायता से मिल जाते हैं। जैसे कि जॉब सेटिस्फैक्शन, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, रिकग्निशन एंड फेम, और भी इससे जुड़ी हुई कई बातें। तो अगर ये 7 कारण आपके लिए भी इन्फ्लुएंशियल हैं, तो शायद एंटरप्रेन्योरशिप आपके लिए भी एक अच्छा चॉइस हो सकता है, और इन कारणों की वजह से आपका रुझान भी उस तरफ हो सकता है। तो ये कारण जो अभी हमने चर्चा की, उसके बाद हम चर्चा करेंगे उन कारकों की, उन फैक्टर्स की जो इफ़ेक्ट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप पर। तो कारण भी हो सकते हैं और कारक भी हो सकते हैं। कारण हमने देख लिया, अब आइए कारकों के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी, हम जिस भी क्षेत्र में रह रहे हैं वहाँ पर किस तरीके का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। ये मानी हुई बात है कि हर क्षेत्र में किसी न किसी तरीके की सहायता या मदद पहुंचती है, लेकिन वो कितनी आसानी से पहुंचती है,
पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कितना हमारे लिए फेवरेबल है, यानी कि हमारी सहायता करती है, माहौल कैसा है जिसमें हमारे बिजनेस को सहायता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसे हम पॉलिटिकल फैक्टर कहते हैं। तो पॉलिटिकल फैक्टर जो है वो बहुत ही ह्यूज यानी कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर सब कुछ आपके लिए फेवरेबल है पॉलिटिकल कंडीशन में, तो आपका व्यवसाय सेटअप करने से लेके उसको किसी भी ऊंचाई तक पहुंचाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर पॉलिटिकल फैक्टर्स जो हैं वो फेवरेबल ना हो, तब फिर आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए बहुत ही ह्यूज रोल प्ले करता है ये डेवलपमेंट में। आप किस एरिया में हैं, आपका जोग्राफिकल एरिया क्या है, वहाँ पे किस तरीके का पॉलिटिकल सिनेरियो है, किस तरीके का असिस्टेंस आपको मिल रहा है, कितनी आसानी से आप अपने कार्य को सेटल कर सकते हैं उस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है व्यवसायों को सेटअप करने का। और आप जिस जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे पॉलिटिशियन भी डिसाइड करते हैं कि किस प्रकार का मार्केट या फिर किस प्रोडक्ट का मार्केट जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा चलेगा। तो ना सिर्फ पॉलिटिकल फैक्टर बल्कि इन्फ्लुएंस होता है पॉलिटिशियंस का भी कि किस तरीके का मार्केट उस जगह पर आना चाहिए। ऐसे में जिस प्रोडक्ट के बारे में आप सोच रहे हैं, अगर वो पॉलिटिकल सिनेरियो में फिट होता है तो आपको अपना बिजनेस सेटअप करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर प्रोडक्ट उस मार्केट में नहीं सेट होता है, तब आपको काफ़ी तकलीफ़ें तो नहीं, कठिनाइयाँ आ सकती हैं। कुछ मार्केट जो है वो कैपिटलिस्टिक होते हैं, कुछ मार्केट जो कम्युनिस्ट होते हैं, और कुछ देशों ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट करके रखा है। कैपिटलिस्ट यानी कि सारा मुनाफा हमारा, कम्युनिस्ट यानी कि वो सब में बँटना चाहिए, और कहीं कहीं ये मिक्स्ड इकोनॉमी भी काम करती है कि प्रॉफिट के बाद जो है वो इक्वल डिवीज़न होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फैक्टर है जो हेल्प करता है आपको आपके बिजनेस को सेटअप करने में। और इस तरीके के तीनों मार्केट जो हैं उनका अलग अलग प्रभाव होता है, तीनों तरीके के मार्केट का अलग अलग प्रभाव होता है, जिसका कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है उस पे इम्पैक्ट पड़ता है। वो किस तरीके से काम कर पा रहा है हमारा व्यवसायी, उसका उसका प्रभाव जो है इन तीनों मार्केट्स का उसके ऊपर पड़ता है। तो आप जिस भी जगह अपना मार्केट सेटअप कर रहे हैं, वहाँ का क्या पॉलिटिकल ट्रेंड है, वो आपके व्यवसाय को पूरी तरीके से प्रभावित करता है। तो कैपिटलिज्म जो है उसको ज़रूरत होती है ब्रेक थ्रू इनोवेशन की, यानी कि कुछ ऐसा जो नया हो और बिल्कुल ही इनोवेटिव हो। एट द सेम टाइम जो कम्युनिज़्म है वो चाहता है कि जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं यानी कि जो व्यवसायी हैं, उनका कनेक्शन बहुत अच्छा हो पॉलिटिकल क्लास से। तो कैपिटलिज्म जहाँ पॉलिटिकल फैक्टर्स को कंसिडर करने के बजाय कुछ ब्रेक थ्रू, कुछ नया चाहता है, वहीं पे कम्युनिज़्म चाहता है कि उनका जो कनेक्ट हो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ या पॉलिटिकल क्लास के लोगों के साथ अच्छा हो। इसीलिए ऐसा देखा गया है कि मोर कैपिटलिस्टिक एनी कंट्रीज़, मोर एंटरप्रेन्योरशिप फ्लरिश्ड इन द रीजन, यानी कि जितना ही कैपिटलिस्टिक है किसी देश में, उस देश में व्यवसाय उतना ही ज़्यादा जो है वो फ्लरिश करता है, क्योंकि सिंपल रीज़न है, वो कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, ना कि पॉलिटिकल क्लास से कनेक्शन बैठाने में लगे होते हैं। तो यहाँ पर कैपिटलिज्म में सारा फोकस जो है वो बिज़नेस का, उसको बढ़ाने में, उसमें कुछ नई तकनीकी, कुछ नया ऐड करने में होता है। वेयरएज़ कम्युनिज़्म में सारा एफ़र्ट जो है वो पॉलिटिकल क्लास के साथ कनेक्ट बैठाने में रह जाता है। तो आप किस जगह पर अपना व्यवसाय सेटअप कर रहे हैं, वहाँ पे कौन-सा फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंशियल है, कैपिटलिज़्म है या कम्युनिज़्म है या मिक्स्ड है, इसका प्रभाव जो है आपके व्यवसाय पे कंप्लीटली पड़ता है। इसीलिए इस फैक्टर की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। अगला और बहुत ही इम्पॉर्टेंट दैट इज़ लीगल फैक्टर। कोई भी काम जो हम शुरू करते हैं उसमें कुछ लीगैलिटीज़ होती हैं,
कुछ उसके रूल्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, और ये हमारे व्यवसाय को कम्प्लीटली एंड डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनको अपने काम के लिए निर्भर करना होता है लॉ फॉर वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, यानी कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो लॉफुली होना चाहिए और लॉ के दायरे में भी होना चाहिए। तो अगर हमको इस बात का ध्यान रखना है तो जाहिर सी बात है कि जो भी व्यवसाय हम शुरू करना चाहते हैं, अगर उसके शुरुआत में हमें बहुत सारे लीगल बाइंडिंग्स को झेलना पड़ रहा है, या उसकी वजह से उसको शुरू करने में या इस्टेब्लिश करने में या विकसित करने में हमको बहुत बाधाएं आ सकती हैं या बहुत समय लग सकता है, तो यानी कि ऐसे में हम उस व्यवसाय की तरफ नहीं जाना पसंद करेंगे। इसलिए लीगल फैक्टर जो है वो बहुत बड़ा घटक होता है एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए या फिर उसकी पेस को स्लो करने के लिए। The strength and fairness of the legal system of a nation affects the quality of entrepreneurship, यानी कि किसी भी देश का जो लीगल सिस्टम है वो पूरी तरीके से प्रभावित करता है क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को। यानी कि लीगल व्यवस्था जितनी ही मैं कहूँगी फेवरेबल होगी व्यवसायियों के लिए, उन जगहों पर व्यवसाय करना उतना ही आसान होगा। जहाँ पर ये लीगल सिस्टम जो है वो डिफ़िकल्ट होगा या बहुत रिजिड होगा, वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप का जो विकास है वो अपने आप ही कम होगा। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जहाँ पर लीगल सिस्टम अच्छा है वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ही लार्ज एक्सटेंट पे डेवलप कर रही है, और इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए या एंटरप्रेन्योर्स के लिए वैरायटी ऑफ लीगल सर्विसेज की ज़रूरत होती है, जिससे कि वो सुचारू रूप से फंक्शन कर सकें। लूप होल नहीं, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्सेशन या थोड़ी सी लीनियंसी, जिससे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं अपने व्यवसाय को ना सिर्फ स्टैब्लिश कर सके बल्कि उनको डेवलप भी कर सके। फॉर इंस्टेंस, entrepreneurs would require the courts to enforce the contract that were entered to between parties, यानी कि जो भी एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा है कि कोर्ट ने जो भी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स किया है बिटवीन टू पार्टीज़, उसको एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उसको एनफोर्स कर सके, उसके लिए उनको ज़्यादा समय न लगे या किसी एक पार्टी के साथ जो है वो फेवरेबल कंडीशंस हो और दूसरी पार्टीज़ के साथ ना हो। तो इस तरीके के कई लीगल चीज़ें हैं जो अगर हम ध्यान में रखें एज अ नेशन हमारे व्यवसायियों के लिए वो इजी कर दे, तो फिर व्यवसायी या फिर एंटरप्रेन्योरशिप ये बहुत ही तेज़ी से हमारे देश में आने लगती है। तो लीगल फैक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जो अभी मैं चर्चा कर रही थी टू पार्टीज़ के बिटवीन जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको इन्फोर्स करने के लिए, इसी के संदर्भ में यहाँ पर हमने कुछ और बातें आपके लिए लेकर आए हैं। दैट इज़, बहुत सारे देशों में कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो इन्फोर्स नहीं किए जाते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स तो बन जाते हैं लेकिन वो लीगली इन्फोर्स्ड नहीं होते हैं। इसीलिए वहाँ पर कुछ रिस्क भी होता है जो एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट को हैम्पर करता है या रोकता है। ठीक है, फिर वहाँ पर एक और समस्या आती है कि एंटरप्रेन्योर्स यानी कि जो व्यवसायी हैं वो डिपेंड करते हैं कोर्ट के ऊपर उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट बना है वो इन्फोर्स ही नहीं हो पाया है। तो ऐसे में एंटरप्रेन्योर्स के प्रॉपर्टी राइट्स भी नहीं सिक्योर्ड हैं, तो हर एक चीज़ के लिए उनको कोर्ट के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। वेयर एज अगर ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना है ये इन्फोर्स्ड हो, ये लीगली साउंड हो, तो एक बार में ही व्यवसायियों का सारा काम हो जाता है। ऑल्सो बहुत सारे एडवांस कंट्री में ये देखा गया है कि जो बैंक्रप्सी डिक्लेयर करते हैं वो काफ़ी पॉजिटिवली एसोसिएटेड होता है विद डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सो कई बारी आप काम शुरू करते हैं, आपका काम इतना अच्छा नहीं होता है और ऐसे में आप बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स को इसमें फ़ायदा ये होता है कि उनके ऊपर जो लीगल कॉम्प्लिकेशंस की बात होती है वो नहीं रहती है, क्योंकि बैंक्रप्सी डिक्लेयर करना उनके यहाँ पे लीगली ओके है। तो कई बारी एंटरप्रेन्योर्स जो फेल हो जाते हैं अपने काम में, कई बारी
तो और सक्सेस नहीं मिलती है, ऐसे में अगर वो दूसरे व्यवसाय में जाना चाहें तो ये राइट उनको मिलता है, वो कुछ नया इनोवेट कर सकते हैं जो उनको शायद सक्सेस दिला सकता है। तो एक फेलियर को फेलियर नहीं मान के उनको दोबारा मौका देना भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कदम है जो लीगल फैक्टर के अंतर्गत आता है। तो जब लीगल फैक्टर्स व्यवसायियों के लिए लीनियंट होते हैं, फीजिबल होते हैं, फेवरेबल होते हैं, तो व्यवसायी जो है वो बहुत जिसे सोचना नहीं पड़ता और बहुत ही साहस के साथ, बहुत ही खुले मन के साथ अपने व्यवसाय में अपनी जी जान लगाता है और उसको सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करता है। ऑन द अदर हैंड अगर लीगल फैक्टर्स फेवरेबल ना हो तो व्यक्ति जो है इतना रिस्क लेना नहीं चाहता और व्यवसाय की तरफ इतना उसका रुझान भी नहीं हो पाता है। अगला जो फैक्टर है वो है टैक्सेशन। हर देश की अर्थव्यवस्था जो है वो टैक्स पर निर्भर करती है और हर बिजनेस जो है वो टैक्स के ऊपर ही अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करता है। तो गवर्नमेंट का जो टैक्सेशन है वो भी बहुत इन्फ्लुएंस करता है व्यवसाय को। अगर मार्केट के थ्रू जो टैक्सेशन का प्रोविज़न है वो कंट्रोल्ड है एंड इट इज़ नॉट टू हाई, तब व्यवसायी को जो है उस व्यवसाय में या किसी भी व्यवसाय में अपना प्रॉफिट नज़र आता है और उसे लगता है कि मुझे व्यवसाय की तरफ जाना चाहिए, ना कि मुझे अपने जो मैं नौकरी कर रहा हूँ या मेरे एम्प्लॉयमेंट है उसके साथ बने रहना चाहिए। तो अगर टैक्सेशन जो है वो अंडर कंट्रोल है और वो अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है व्यवसायियों के लिए, तो इससे व्यवसायी जो है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और व्यवसाय को भी जो है इसका बहुत प्रभाव देखने को मिलता है। कुछ अमाउंट ऑफ टैक्सेशन तो नेसेसरी है सरकार के द्वारा, क्योंकि सरकार को भी बहुत कुछ मेंटेन करना होता है लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इकोनॉमी को बनाए रखने के लिए। लेकिन कहाँ-कहाँ पर व्यवसायियों को कैसे-कैसे छूट दी जा सकती है जिसका कि उनको बेनिफिट मिले अपने व्यवसाय में, इसकी भी व्यवस्था जो है वो टैक्सेशन में होती है। और जब टैक्सेशन जो है वो व्यवसायियों के लिए फेवरेबल होते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो व्यवसाय या फिर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ और भी बढ़ता है। तो टैक्सेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट घटक है जो एंटरप्रेन्योरशिप को इम्पैक्ट करता है। टैक्सेशन में आगे भी जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, बहुत सारी सरकार जो है वो एक्सेसिव टैक्स लेवी कर देती है, लगा देती है, जिससे एंटरप्रेन्योरशिप में जो हमारे व्यवसायी हैं उनको बहुत नुकसान भी होता है। और जब किसी चीज़ में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखती तो डेफिनेटली वहाँ पर व्यक्ति जो है वो उस काम को और बढ़ाने में इच्छुक नहीं नज़र आता। कई बारी कुछ पॉलिसी ऐसी भी होती हैं जो रिच और पुअर के बीच में डिफरेंशिएट करती हैं, यानी कि एक पक्ष को फ़ायदा होता है, दूसरे पक्ष को फ़ायदा नहीं होता है। और ये जो बात है ये एंटरप्रेन्योरशिप के खिलाफ है, जो ये बिलीव करती है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि रिच और पुअर, अगर आप फिट हैं, अगर आप सक्षम हैं, अगर आप काबिल हैं, तो आप वर्थ हैं उस काम को करने के लिए, डिस्पाइट ऑफ बीइंग कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। तो कई बार पॉलिसीज़ में ये वाली समस्या भी आ जाती है टैक्सेशन में, जिससे लोगों को कई बारी वो जो प्रोत्साहन मिलता है वो नहीं मिल पाता है। तो इस तरीके की चीज़ों को भी हमें देखना पड़ता है जब हम अपने व्यवसाय को सेटअप कर रहे हैं। इसीलिए कंट्रीज़ जहाँ पे टैक्स जो है वो लगता है और उसका आउटफ्लो, यानी कि उससे एंटरप्रेन्योर्स को फ़ायदा या नुकसान होता है, ऐसे कंट्रीज़ में जो है एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट हमें कम या ज़्यादा देखने को मिलता है। इन शॉर्ट यहाँ पे जो हम बताना चाहते हैं वो ये कि एंटरप्रेन्योर्स जो अपने शॉप सेटअप करना चाहते हैं या अपना व्यवसाय सेटअप करना चाहते हैं, वहाँ पर अगर सरकार का टैक्सेशन में उनको मदद हो, मिनिमल इंटरफेरेंस हो, ऐसे में उद्योग, उद्यमी, व्यवसाय ये सब सफलतापूर्वक अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाते हैं। अगला जो तथ्य है, जो कारण है, वो है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। हम सभी एक पॉइंट पे चाहते हैं कि हम अपना कुछ काम शुरू करें, लेकिन जो बात हमें आकर एक जगह पर रोक देती है वो होता है फंड, यानी कि कैपिटल।
किसी भी काम को करने के लिए मार्केट में कितना कैपिटल लगेगा, कितना हमारे पास है, कितना हमें मिल सकता है, ये सारी बातें जो हैं मेरे व्यवसाय को स्टैब्लिश करने में इम्पैक्ट करती हैं, इफ़ेक्ट डालती हैं। तो कैपिटल मार्केट में कितना है, कितना हमें मिल सकता है, ये सब किसी भी देश के विकास के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। यानी कि देश के पास कितना धन है और कितना धन जो है वो लोगों तक जा सकता है, बढ़ सकता है, इसके ऊपर भी बहुत सारी जो इफ़ेक्टिवनेस है एंटरप्रेन्योरशिप की वो डिपेंड करती है। एंटरप्रेन्योर जो है वो एक फ़ंड चाहते हैं जो कि रिस्की वेंचर हो सकता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसमें सफलता आपको कब मिलेगी या फिर कितनी मिलेगी। तो फंड जो आप लगाते हैं वो एक तरीके का रिस्की वेंचर होता है, और ये भी है कि वो इंस्टेंट कैपिटल चाहता है। यानी कि व्यवसाय आपको शुरू करना है, आपको नहीं पता उसकी सक्सेस कितनी होगी, लेकिन धन जो है आपको अभी चाहिए जिससे आप व्यवसाय को शुरू कर सकें। और साथ ही साथ धन आपको कई बारी चाहिए होता है कि आप उस व्यवसाय को ना सिर्फ शुरू करें, बल्कि इतना फंड आपके पास हो कि आप उसको स्केल अप भी कर सकें, आप उसको विकास भी कर सकें, आप उसको दूसरे लेवल पे भी ले जा सकें। और जब आपके पास इस तरीके के आइडियाज़ जनरेट होते हैं तो आपको फंड भी उतना ही क्विकली चाहिए होता है। तो जितना क्विकली आपके आइडियाज़ को फंड मिलता है, उतना ही सक्सेसफुली आप अपने बिज़नेस को सेटअप कर पाते हैं। पर बात यहाँ पर उसी बात की हो रही है कि वो फंड कितना आपके पास अवेलेबल है, आपको उस फंड का एक्सेस कितना ज़्यादा हो पाता है। इसीलिए देश जहाँ पर बहुत अच्छा सिस्टम डेवलप्ड है, जहाँ पर फंड आपको बहुत आसानी से मिल जाता है, हर स्टेज पे मिल जाता है, सीड कैपिटल के माध्यम से या फिर वेंचर कैपिटल के माध्यम से, प्राइवेट इक्विटी या फिर वेल डेवलप्ड स्टॉक मार्केट एक्सपीरियंस और हायर डिग्री ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जिससे कि एंटरप्रेन्योरशिप को एक सहायता मिलती है। जिस तरीके के स्टेज पर कंट्री होगी, उसी तरीके से हमको फंड की अवेलेबिलिटी हो जाती है। आइए अब दूसरे कारण की चर्चा करते हैं, जो कि है लेबर मार्केट। धन हमें मिल गया, अब जब हम अपना काम शुरू करेंगे तो काम करने के लिए हम सभी को अपनी फैक्ट्रीज़ में, अपनी शॉप्स में, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में लोगों की आवश्यकता होती है, और ये लोग ही होते हैं जो प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, या फिर किसी प्रकार की सर्विस जो आप देना चाहते हैं बिज़नेस के माध्यम से, वो भी। यानी कि आप और मैं जो बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं वो हमारा थॉट है, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन में जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो है वर्क फोर्स की। तो लेबर मार्केट जो है वो प्रोडक्शन या सर्विसेज में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वही हमारे की प्लेयर्स होते हैं। जो एंटरप्रेन्योर्स बहुत सक्सेसफुल हैं, या फिर जिन लोगों को बहुत अच्छा वर्क फोर्स मिल जाता है, वो बहुत ही फॉर्चुनेट हैं, क्योंकि स्किल्ड लेबर जो है वो मार्केट में एक प्राइस पर आता है, एक रीज़नेबल प्राइस पे आता है, और कई बारी हमारे पास वो स्किल्ड लेबर नहीं होता, अनस्किल्ड होता है, और हमें उसे ट्रेन करना पड़ता है। तो वो एंटरप्रेन्योर्स जो अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर जिन्हें स्किल्ड लेबर एक रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाता है, वो बहुत ही लकी हैं, क्योंकि उनके काम को गति तुरंत ही मिल जाती है। जिस व्यक्ति को काम आता हो, जिसने काम सीखा हो, जिसको काम करने का तरीका पता हो, वो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाए तो डे वन से आपका काम शुरू हो जाता है। और अगर ऐसा व्यक्ति हमारे वर्कफोर्स का हिस्सा ना हो तो हमें पहले उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उनको सिखाना पड़ता है, जिससे हमारे काम की शुरुआत जो है वो थोड़ी धीमी गति से पकड़ती है, या थोड़ी डिलेड भी हो सकती है। इसीलिए बहुत सारे कंपनीज में इसीलिए बहुत सारे देशों में जो है लेबर एक यूनियन बन चुका है, क्योंकि लेबर यूनियन के माध्यम से वो अपने राइट्स, या जो जिस प्रकार का वेतन चाहते हैं या जिस प्रकार का वर्किंग एटमॉस्फेयर चाहते हैं, यूनियन के माध्यम से ये अपने ऑर्गेनाइजेशन के सामने रखते हैं।
फॉर द सिंपल रीज़न कि सभी लोग जो हैं वो स्किल्ड नहीं होते और अनस्किल्ड लेबर जो है वो डिमांड नहीं रख पाता है। तो नटशेल में जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि स्किल्ड लेबर अगर आपको मिल जाए आपके व्यवसाय से जुड़ा हुआ, तो आपका कार्य जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है। अदरवाइज़ हमें ट्रेनिंग के बाद उस काम की शुरुआत करनी पड़ती है, जिससे उसकी गति थोड़ी-सी धीमी हो जाती है। इसीलिए जो हम नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं वो है कि हाई वेजेस यानी कि ज़्यादा वेतन की डिमांड बहुत ज़्यादा है। हर वो व्यक्ति जो अच्छे एंटरप्राइज में काम करना चाहता है उसको लगता है कि हमको वेज यानी कि तनख्वाह ज़्यादा मिले, और वो ये अपेक्षा रखता है एंटरप्रेन्योर से कि उसको अच्छी सैलरी मिलेगी। और इसीलिए जो लोअर प्राइस वाले वर्कर्स हैं वो काम पर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि हम में से हर कोई चाहेगा कि अच्छा जो स्किल्ड लेबर है वो आए और उनका जो वेज है, उनका जो डिमांड है, उनकी जो सैलरी है वो हाई होती है। लेकिन हम उनको हायर करते हैं और इसी वजह से जो लोअर प्राइस वाले हमारे लेबर्स हो सकते हैं उनको हम एक तरीके से प्रोहिबिट कर देते हैं कि आप कहीं भी काम नहीं कर सकते। ये जो है एक अपवर्ड सर्च क्रिएट करती है इन दी कॉस्ट, क्योंकि आप ज़्यादा दाम देकर लेबर हायर कर रहे हैं और प्रोडक्शन में जो है वो भी पैसा लग रहा है, और अगर प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं है तो ये एक प्रकार से नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है एंटरप्रेन्योरशिप पे। तो अगर हम इस बात को बहुत ही सीधी तरीके से समझें तो लेबर्स जो है, अगर हमने स्किल्ड लेबर को हायर किया है तो हम उन्हें एक्स प्राइस पे रखेंगे जो कि हायर प्राइस होगी, जिस वजह से हम जो लो प्राइस वाले लेबर्स हैं उनको नहीं चुनेंगे। लेकिन हाई प्राइस लेबर की वजह से अगर हमारी प्रोडक्टिविटी की कॉस्ट भी बढ़ रही है और प्रोडक्टिविटी उस लेवल पे नहीं जा रही है, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे व्यवसाय पर सीधा पड़ रहा है। इसीलिए जो लेबर मार्केट है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है एंटरप्रेन्योरशिप पर। आइए अगले कारण की आइए थोड़ा सा और लेबर मार्केट के बारे में समझते हैं। जैसे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, यानी कि हम किसी भी देश में हो, कहीं भी हो, हम अपने व्यवसाय को दूसरे देश में भी कर सकते हैं। सब कुछ ऑनलाइन आ गया है एक तरीके से। आप कहीं से कुछ भी खरीद सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो एक तरीके का फ्रीडम महसूस कर रहे हैं कि उनका ऑपरेशन जो है, यानी कि उनका जो काम है वो एक देश में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी फैल सकता है, और इस वजह से उनको दूसरे देशों के लेबर मार्केट का भी एक्सेस हो गया है जो उनके लिए फेवरेबल है। कई परिस्थितियां जैसे वर्क फ्रॉम होम या पार्ट टाइम वर्क, कई बारी आपको अपने काम के लिए पार्ट टाइम वर्कर चाहिए होते हैं। कई बारी ऐसे लोग चाहिए होते हैं जिनको आने की ज़रूरत नहीं है, वो घर बैठे ही काम कर सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें इसका भी एक्सेस मिल गया है, जिससे ऑपरेशंस जो है उनका दूसरी कंट्रीज़ में भी होने लगा है और उनको बेहतर या फिर फेवरेबल लेबर मार्केट का भी एक्सेस मिल गया है। इसी वजह से यही कारण है कि कंट्रीज़ लाइक चाइना, हमारा देश इंडिया, बांग्लादेश, इन सभी देशों ने एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा राइज देखा है, क्योंकि हम अब ग्लोबल हो चुके हैं। हमारे काम को करने के लिए जो स्किल्ड लोग हैं, अगर उनको सिर्फ 4 घंटे देने हैं तो हम उन्हें पार्ट टाइम या फिर वो अपने घर से उस काम को कर सकते हैं, तो हम उसमें भी उनको रख सकते हैं और उसके लिए हमको लेबर्स की उतनी हाई कॉस्ट बेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेबर मार्केट जो है अब वो ग्लोबलाइज हो चुका है और हमारे पास आ चुका है, सिर्फ एक क्लिक अवे है, और इसका इम्पैक्ट हम सभी को बहुत तेज़ी से देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं और जो नेक्स्ट फैक्टर है जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है किसी भी व्यवसाय के लिए, वो है रॉ मटेरियल। जी हाँ, अगर हमारे पास कच्चा माल ना हो, अगर हमारा व्यवसाय कच्चे माल से जुड़ा हुआ है और कच्चे माल की अवेलेबिलिटी ना हो या उसको मंगवाने में हमारी बहुत ज़्यादा कॉस्ट जाती हो,
तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट डेफिनेटली हमारे व्यवसाय पे पड़ता है। जैसे कि लेबर, वैसे ही रॉ मटेरियल जो है वो एक नेचुरल रिसोर्सेज है और एक बहुत ही ज़रूरी रिक्वायरमेंट है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। रॉ मटेरियल के बिना कोई भी इंडस्ट्री जो कोई प्रोड्यूस बनाती है, कोई प्रोडक्ट बनाती है, उसका काम रॉ मटेरियल के बिना नहीं चल सकता। तो कुछ देशों में रॉ मटेरियल जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। आप मार्केट प्राइस पर एक फेयर प्राइस दे के रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं और आप अपना काम कर सकते हैं। लेकिन कुछ देशों में ऐसा नहीं है। कुछ देशों में लोग जो हैं नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं और उसको हाई प्राइस पर बेचते हैं। तो जब रॉ मटेरियल इन्फ्लेटेड यानी कि हाई प्राइस पे बिकता है तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट जो है वो थोड़ा लो हो जाता है और एंटरप्रेन्योर्स उस तरीके का लाभ नहीं उठा पाते हैं अपने व्यवसाय से जैसा कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया होता है। यानी कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हमारे पास किस तरीके से है, हमें वो रॉ मटेरियल किस प्राइस पे अवेलेबल है, फेयर प्राइस पे अवेलेबल है, इन्फ्लेटेड प्राइस पे अवेलेबल है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो हमारे व्यवसाय और हमारे प्रॉफिट पे पड़ता है। इसीलिए कुछ देश जहाँ पर उन्होंने रॉ मटेरियल की जो सप्लाई के इश्यूज़ हैं उसको देखते हुए उन्होंने कुछ ऐसे वेंचर्स बना दिए हैं जिससे कि व्यवसायियों को आसानी से रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो और साथ ही साथ फेयर प्राइस पे भी अवेलेबल हो। तो ये जो वेंचर्स बनते हैं या ये जो सिस्टम्स बनते हैं ये हर कंट्री में हो ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन जिस कंट्री में रॉ मटेरियल ये स्कीम्स या वेंचर्स या आसानी से अवेलेबल हैं वहाँ पर व्यवसायों में हम सभी जो हैं वो बहुत ज़्यादा तरक्की आज की तारीख में देख पा रहे हैं। अगला जो कारण है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। कोई भी काम हम शुरू करेंगे हमको एक जगह चाहिए, कुछ मशीनरी चाहिए, कुछ लोग चाहिए और एक बिल्डिंग चाहिए और ये सारी चीज़ों को हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं क्योंकि हम में से कोई भी व्यवसाय खुले आसमान के नीचे नहीं कर सकता, एक सेटअप में ही कर सकता है और इस सेटअप को हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। तो कुछ ऐसी सेवाएं हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए हमें एक बिल्डिंग की, एक कमरे की या एक सेटअप की ज़रूरत है जहां से हम इस काम को करेंगे। और कोई भी इंडस्ट्री जो है ऑलमोस्ट तभी अच्छा काम करती है जब उसका सेटअप जो है वो राइट है, करेक्ट है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। इन सर्विसेज में जो है ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी भी शामिल होती है क्योंकि आप जो भी काम करेंगे, जो भी आपके प्रोडक्ट्स होंगे उसको आप कहीं पर डिलीवर करेंगे तो आपकी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट आती है। उस सामान को बनाने में, उस मशीनरी को चलाने में बिजली का इस्तेमाल होगा, मशीनें आएंगी, लोग उसको चलाएंगे, एक सेटअप में चलाएंगे। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का आपके पास है, कितनी स्पेस है, ये सब आपके व्यवसाय को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। क्योंकि ये सर्विसेज इतनी बेसिक है इसीलिए इनको हम शायद इंफ्रास्ट्रक्चर ना भी कह सके, लेकिन ये जितनी बेसिक है उतनी ही ज़्यादा उनकी इम्पोर्टेंस है क्योंकि इनके बिना काम नहीं हो सकता है। इसीलिए किस प्रकार का सेटअप आपके पास है, किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है अपने व्यवसाय को ना सिर्फ स्टैब्लिश करने के लिए बल्कि स्केल अप करने के लिए, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है आपके व्यवसाय पर। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कदम है हर उस व्यक्ति के लिए जो बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करके अब कुछ नया करना चाहता है। तो उसके लिए कारक काफ़ी प्रभावित हो उसको करते हैं व्यक्ति को, और उसके साथ ही साथ ये जो हमने फैक्टर्स यानी घटकों की चर्चा की ये भी डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं। तो सारी ही बातें हमारे लिए फेवरेबल हों ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसमें से मैक्सिमम घटक अगर आपके व्यवसाय के लिए फेवरेबल हैं यानी कि सही हैं और उससे आपको वृद्धि मिल सकती है अपने व्यवसाय में, प्रॉफिटेबिलिटी में, तो फिर शायद आप बिल्कुल ही इन्फ्लुएंस होंगे उस कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए।
तो ये तो थी आज की जानकारी उन कारणों की जिससे लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, और साथ ही साथ उन कारकों की जिसकी वजह से एक व्यवसाय जो है वो ना सिर्फ सेटअप होता है बल्कि स्केल अप भी होता है। तो आशा करती हूँ ये जानकारी आपको काम आएगी, और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का पहला बिजनेस आइडिया है हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। अगर सॉइल प्लांट से तुलना की जाए तो समान परिस्थितियों में हाइड्रोपोनिक प्लांट्स की वृद्धि ज्यादा जल्दी होती है। एक वेल डिजाइन हाइड्रोपोनिक सिस्टम से पानी और न्यूट्रिएंट्स की वेस्टेज कम होती है। साथ ही साथ हाइड्रोपोनिक एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, जिसके कारण उसे लोकल्स, इंडिविजुअल्स या लोकल बिजनेस को जैसे कि रेस्टोरेंट्स में आसानी से बेचा जा सकता है। आपको इस कमाल के बिजनेस आइडिया के लिए स्टार्टिंग लेवल पे जरूरत है 25 से 30 लाख इन्वेस्टमेंट की, 150 स्क्वायर मीटर एरिया, 8 से 10 मैन पावर और 2 से 3 किलोवाट बिजली, जिसके बाद आपको मिल सकता है 20 से 25% तक का प्रॉफिट। अगला बिजनेस आइडिया है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक सोर्सेज से डिराइव किया जाता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जिसमें कि शामिल है खाद, मवेशी खाद, पोल्ट्री ड्रॉपिंग्स और डोमेस्टिक सीवेज। केमिकल फ्री गुड्स की डिमांड बढ़ने के कारण ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की खपत बढ़ गई है। अगर ठीक से मैनेज किया जाए तो इससे बहुत सारे महत्वपूर्ण लाभ मिल सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको मशीन इन्वेस्टमेंट 1 से 1.5 करोड़ स्मॉल स्केल पर, वहीं 5 से 7 करोड़ लार्ज स्केल पर की आवश्यकता हो सकती है। 3 से 4 एकड़ एरिया, 50 से 60 मैन पावर बड़े स्तर पर और 150 किलोवाट बिजली छोटे स्तर पर इस्तेमाल की जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसके लिए बिजनेस किया जाता है, 10 से 15% तक का प्रॉफिट आप इस बिजनेस से कमा सकते हैं। तीसरा बिजनेस आइडिया है शेड नेट, जिसे हम नेट हाउस भी कह सकते हैं। शेड नेट एग्रीकल्चर की राह पर एक नवीन तकनीक है। इसके सफल नतीजों के कारण ये तकनीक तेजी से लोकप्रिय बनती जा रही है। शेड नेट को नेट या किसी अन्य वुवन मटेरियल से कवर किया जाता है। इसके जरिए केवल सीमित हवा, मॉइस्चर और सनलाइट ही पास हो सकते हैं, जिससे कि खेती को नुकसान से बचाया जा सकता है और साथ ही साथ ये उनकी ग्रोथ में भी सहायता करता है। और अब ये तकनीकी विकास का एक हिस्सा भी बन चुका है। इसके लिए जरूरत है आपको 35 से 38 लाख के मशीन कॉस्ट की, 50 से 55 लाख इन्वेस्टमेंट, 35 से 40 किलोवाट बिजली, 2500 से 3000 स्क्वायर फीट एरिया और 5 से 6 मैन पावर की। इन सब के बाद आप कमा सकते हैं 20 से 25% तक का प्रॉफिट। वर्मी कंपोस्ट आज की आखिरी बिजनेस आइडिया है। वर्मी कंपोस्ट, इसे बनाने के लिए डिकम्पोजिशन प्रोसेस के तहत विभिन्न प्रजातियां जैसे कि कीड़े, आमतौर पर लाल कीड़े, सफेद कीड़े और अन्य केचुए सड़ने वाली सब्जी या खाद की आवश्यकता पड़ती है। केचुओं द्वारा ऑर्गेनिक मैटर के ब्रेकडाउन के एंड प्रोडक्ट को वर्मी कल्चर कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट पानी में आसानी से घुल जाने वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिनके कारण वो एक बेहतरीन न्यूट्रिएंट रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और सॉइल कंडीशनर कहे जाते हैं। इसे गार्डनिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में उपयोग किया जाता है। इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 100 से 200 किलोग्राम दैनिक होती है। वहीं 7 से 8 लाख इन्वेस्टमेंट और 3000 से 5000 स्क्वायर फीट एरिया की आवश्यकता होती है। इसके बदले में आपको 15 से 20% तक का प्रॉफिट प्राप्त हो सकता है।